दोस्तों, मैं हूं अनुज मुदगल और स्वागत है आपका स्टडी विद फील में। मान लीजिए ये है अपना पूरा का पूरा अभी जर्मन कॉन्फेडरेशन। क्या है ये अपना जर्मन कॉन्फेडरेशन? यहाँ पर 37 तो कुछ छोटी छोटी स्टेट्स हैं, आपको पता है। ये है अपना प्रूशिया इधर, और प्रूशिया के नीचे है अपना ऑस्ट्रिया। ओके, तो आयरन एंड ब्लड स्ट्रेटेजी क्या कहती है? वो बोलती है कि जो प्रूशिया है ना, पहले तो इन 37 राज्यों को कब्जा लेगा। पहले इन 37 राज्यों को कब्जाने के बाद ये कर देंगे ऑस्ट्रिया पे अटैक। ऑस्ट्रिया पे अटैक करने के बाद क्या होगा कि ऑस्ट्रिया जो है वो पहली बात तो मानेगा नहीं प्रूशिया का राज, अगर प्रूशिया जीत भी जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये एक दूसरी शक्ति उकसाएंगे इनको, इनसे लड़ने के लिए। जब कोई दूसरी शक्ति इनसे लड़ेगी ना, तो ये पूरा का पूरा ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है ना, वो एक हो जाएगा, पूरा का पूरा जर्मनी एक हो जाएगा। उस समय प्रूशिया ऑस्ट्रिया कुछ नहीं होगा, उस समय सिर्फ होगा जर्मनी। तो लोगों में नेशनलिज्म की भावना आएगी और इसी के साथ पूरा का पूरा जर्मनी एक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कराएंगे फ्रांस से लड़ाई पूरे के पूरे जर्मनी की, ताकि ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के लोगों के दिल में सद्भावना आ सके प्रूशिया के प्रति। आप में से कुछ बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे कि जर्मनी में इतना सब कुछ चल रहा था, तो दुनिया की और पावर्स क्या कर रही थी? तो याद रखिएगा, ये जो समय था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी का समय था, क्योंकि इस समय हुई थी अपनी क्रीमियन वॉर। रशिया की क्रीमिया से लड़ाई हुई थी, जिसमें रशिया हार गया था। तो इसको जर्मन पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ब्रिटेन जो था वो अपने इंटरनल रिफॉर्म्स कर रहा था, तो ब्रिटेन को भी जर्मन पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, बोलो ठीक है। अब देखिए, नेपोलियन 3 जो था ना, नेपोलियन 3 कौन था? अभी फ्रांस का राजा। इसका जो दिमाग था वो नेक्स्ट लेवल था, ये कुछ अलग ही सोच रहा था। ये क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों लड़ जाएंगे। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों के लड़ने के बाद क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है वो पड़ जाएगा कमजोर, और वो कमजोर पड़ जाएगा, वैसे ही मैं जर्मनी पे अटैक कर दूंगा, और जर्मनी पे अटैक करने के बाद मैं जर्मनी को जीत लूंगा। ये सोचना था इनका। ये कौन है? नेपोलियन 3, रूलर ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1864 में होती हैं अपनी इस सेल्सविक वॉर्स। मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा शायद, इस सेल्सविक वॉर्स। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, जर्मनी को जो है ना, जर्मनी को एक भाषा के आधार पर किया जा रहा था। जर्मैनिक स्पीकिंग पीपल एक ही टेरिटरी में इनक्लोज हो जाएं, ये इनका आइडिया था। तो ये जो तो देख रहे हो, ये अपना पूरा डेनमार्क के जो सदर्न हिस्से हैं ना, वो तो है, एक तो सेल्सविक है और एक है हॉलस्टीन। इस सेल्सविक हॉलस्टीन इधर पर जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर जर्मन बोलते हैं। तो ऑट्टो वन बिस्मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया कि यार यहाँ पर भी लोग जर्मन बोलते हैं, तो क्यों ना इस सेल्सविक और हॉलस्टीन के एरिया को भी कब्जा लिया जाए। तो इसलिए उसने क्या किया, ऑट्टो वन बिस्मार्क ने जैसे तैसे करके ऑस्ट्रिया को मनाया कि हम लोग डेनमार्क पर आक्रमण कर देंगे, और डेनमार्क पर आक्रमण करने के बाद इस सेल्सविक जो होगा वो तो हमारा हो जाएगा, और जो हॉलस्टीन होगा वो ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं इस सेल्सविक हॉलस्टीन कॉम्प्रोमाइज, जो कि 1865 में हुआ था। तो देखिए, सेल्सविक वॉर्स क्या थी? प्रूशिया प्लस ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हरा दिया, और ये कॉम्प्रोमाइज किया गया कि हॉलस्टीन को तो ऑस्ट्रिया रख लेगा और सेल्सविक को प्रूशिया रख लेगा। ठीक है कि नहीं? ये भी सही है। जर्मनी को एक करने के लिए सबसे पहली जो वॉर्स थी ना, वो सेल्सविक वॉर्स ही थी। इसको याद रखिएगा, सेल्सविक वॉर्स। अब प्रूशिया ने क्या किया था, जो बाकी के छोटे छोटे राज्य थे ना, उनको भी जीत लिया। तो प्रूशिया अभी हो चुका है बहुत ज्यादा पावरफुल, और जो पहले से नाम चलता आ रहा था ना जर्मन कॉन्फेडरेशन, अब वो भी नहीं है। ये क्या हो गया? ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन नाम चलता आ रहा था ना, अब उसको बिस्मार्क ने हटा के नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन। अब जो सदर्न स्टेट्स थी, सदर्न स्टेट्स में जो बावरिया सैक्सोनी वाले जो इलाके थे, उनको लगने लगा डर। उनको लगा कि बिस्मार्क ऐसे हमें भी जीत लेगा, तो इसीलिए सदर्न स्टेट्स थी वो ऑस्ट्रिया के साथ मिल गई। तो आप समझ रहे हो, अभी दो मेन पावर बच गई पूरे के पूरे जर्मनी में। कौन कौन सी? एक तरफ था अपना प्रूशिया, एक तरफ था अपना ऑस्ट्रिया। अब जैसे कि आपको पता है, बिस्मार्क ने पहले से प्लान बना रखा था कि मैं करूंगा ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई। तो 1866 में 2 साल बाद प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, और आपको विश्वास नहीं होगा, किसी को विश्वास नहीं हुआ था आपको क्या, कि प्रूशिया ने जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर जीत ली। इवन फ्रांस जो था, फ्रांस के जो राजा थे ना, नेपोलियन तृतीय,
वो भी एकदम सरप्राइज हो गए कि 7 हफ्तों में, उनको लगा था कि प्रूशिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन प्रूशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और 7 हफ्तों के अंदर अंदर ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर प्रूशिया ने जीत ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिस्मार्क को पता था कि नेपोलियन 3 जो है ना वो ऑस्ट्रिया की हेल्प करना चाहेगा, तो इसीलिए बिस्मार्क ने क्या किया, नेपोलियन 3 को बुलाया, अपने पास बिठाया और बोल दिया कि चिंता मत करो, तुम बीच में टांग मत अड़ाना अगर हम लड़ें, क्योंकि अगर हम जीत जाते हैं ना ये ऑस्ट्रिया से लड़ाई, तो कुछ जो हिस्सा है ऑस्ट्रिया का वो आपको भी दे देंगे। ये बात बोल के नेपोलियन 3 को भी बिस्मार्क ने संतोष कर दिया, मतलब उनको भी शांत बिठा दिया। तो नेपोलियन 3 इस लड़ाई में कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो 7 वीक्स वॉर ये है, इसको अपन बैटल ऑफ कॉनिग्रेड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बैटल हुई थी वो कॉनिग्रेड्स नाम की जगह पर हुई थी। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इतनी खूनी लड़ाई पूरे के पूरे विश्व इतिहास में कभी नहीं हुई थी। बैटल ऑफ कॉनिग्रेड्स में लाखों लाखों लोग मारे गए थे, लाखों सोल्जर्स मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हो गया। अभी अपना प्रूशिया ज्यादा पावरफुल है, प्रूशिया ज्यादा पावरफुल हो गया ना ऑस्ट्रिया से, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो उन्होंने हरा दिया ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 में। समझ में आ रहा है ना। अब इस समय तक प्रूशिया जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। प्रूशिया जो है वो ऑस्ट्रिया से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए जो एरो है ना वो प्रूशिया की तरफ बढ़ गया। जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वेना हुई थी उसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया की पावर ज्यादा थी ना, लेकिन देखिए पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल चुके हैं। अभी ये जो प्रूशिया है वो ऑस्ट्रिया से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। कब, 1865 पर, 1865 तक प्रूशिया ऑस्ट्रिया से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब बिस्मार्क को पता था कि भले ही मैंने ऑस्ट्रिया को जीत लिया, लेकिन ऑस्ट्रिया के मन में जो बिस्मार्क के प्रति, ऑस्ट्रिया के लोगों के मन में बिस्मार्क के प्रति जो नफरत है वो बहुत ज्यादा थी। तो इसने एक दिमाग लगा, एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। बिस्मार्क ने सोचा कि यदि मैं फ्रांस के साथ लड़ाई कर लूं, फ्रांस हमारे ऊपर युद्ध कर देता है, अटैक करेगा, तो सारे के सारे जो लोग हैं ना, सारा का सारा जर्मनी एक हो जाएगा। उसके चक्कर में क्या होगा कि लोगों के दिल में सद्भावना आ जाएगी, ऑस्ट्रिया के दिल में सद्भावना आ जाएगी। तो इसीलिए प्रूशिया ने फ्रांस को उकसाया उससे लड़ाई करने के लिए। उकसाने के दो बहुत ही मेन स्ट्रेटजी थी, दो पॉलिसीज बिस्मार्क ने अपनाई। पहली का नाम था स्पेनिश कैंडिडेचर। स्पेनिश कैंडिडेचर मैं आपको ये मैप के माध्यम से समझाना चाहूंगा। आप मैप में स्पेन की लोकेशन देखिए, ये है अपना पूरा मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के पास में आपको मिलेगा स्पेन। स्पेन का पड़ोसी कौन है, स्पेन का पड़ोसी है अपना फ्रांस। फ्रांस का पड़ोसी है जर्मनी। जर्मनी में ये पहले इधर ऑस्ट्रिया हुआ करता था, ठीक है, मतलब तो सॉरी प्रूशिया हुआ करता था, प्रूशिया। तो स्पेन में इस समय हुई थी अपनी क्रांति। क्रांति के कारण क्या था, यहाँ पर इनको नया राजा चाहिए था राज करने के लिए। अब वो नया राजा कौन देगा वो आप देखिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, देश के कई हिस्सों में कोविड भयंकर रूप से फैला हुआ है। जहाँ तक संभव हो सके घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगाइए। अपने परिवार का, अपने मित्रों का ख्याल रखिए। एट द एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप www.covidresources.in पर जाके वेरीफाइड हेल्प का पता लगा सकते हैं। ख्याल रखिए।